हाय फ्रेंड्स, आई एम पारस लीलर। कल मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का पार्ट फर्स्ट। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का पार्ट सेकंड। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ऑक्सीकरण अपचयन किस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से या इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं अर्ध अभिक्रियाएं हैं, यानी कि ये अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती है। यानी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। तो अपन कल पढ़ चुके थे कि ऑक्सीकरण अपचयन किस प्रकार से होता है। जब ऑक्सीकरण कैसे होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, या हाइड्रोजन निकलता है तो भी ऑक्सीकरण होता है। तीसरा हमने पढ़ा था विद्युत धनी तत्व का निष्कासन हो रहा था तब भी ऑक्सीकरण होता है, और विद्युत ऋणी तत्व का योग होता है तब भी ऑक्सीकरण होता है। और आज हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है या इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तब क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा तब होगा ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन का योग होगा तब होगा अपचयन। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि अपचयन कैसे होता है कि ऑक्सीजन जब निकलता है तब अपचयन होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन, विद्युत धनी तत्व का योग तब भी अपचयन, विद्युत ऋणी तत्व का निकलना तब भी अपचयन। और आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन का निष्कासन या इलेक्ट्रॉन का योग तब क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा या अपचयन होगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ऑक्सीकरण कैसे होता है। तो किसी भी तत्व कोई भी तत्व है, कोई अणु है, कोई आयन है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब उसका ऑक्सीकरण होगा। साथियों, अपन जानते हैं कि तत्व के अंदर नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षाओं में जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि जो नाभिक है वो धनावेशित होता है। क्यों नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। इस कारण से जो नाभिक है वो होता है धनावेशित, और कक्षा में होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अपन ये जानते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस यानी पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है यानी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। साथ ही अपन जानते हैं कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और अपन ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, यानी कि इस पर नेगेटिव आवेश होता है, ऋण आवेश। साथियों, अब हम समझते हैं कि किसी भी तत्व में या अणु में, आयन में जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो उसको अपन ऑक्सीकरण कहेंगे। तो मैंने समय को बचाने के लिए पहले से बोर्ड पर लिख रखा है ताकि आप अपन अधिक से अधिक समझ पाएंगे। तो ये सोडियम है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसका जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें 2, 8, 1 होता है, यानी इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। अब अपन ये जानते हैं कोई भी उदासीन परमाणु है अपने स्थायी विन्यास धारण करने के लिए जो नज़दीक वाली उत्कृष्ट गैस है उसका विन्यास धारण करने का प्रयास करता है। कैसे करेगा? या तो वो अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालता है, जिससे उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो एक बाह्यतम कोश है वो पूर्ण रूप से हट जाता है। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना अधिक आसान है। तो सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अपन यह देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जो बाह्यतम कोश था उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस कारण से सोडियम पर धनावेश आया है।
यानी जब किसी भी परमाणु में तत्व के अंदर, आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेश आता है या धनावेश में वृद्धि होती है या ऋणावेश में कमी आती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na+ बना, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आप देख रहे हैं सोडियम आयन में, धनायन में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ इलेक्ट्रॉन के निकलने से। इसी प्रकार ये जो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक है 12 होता है, इसका बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉनिक संरचना 282 है, यानी इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये भी क्या कर सकता है, बाह्यतम कोष में या तो ये अष्टक पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना अधिक आसान है किसकी बनस्पत, स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा। तो ये मैग्नीशियम जो उदासीन परमाणु है अपने बाह्यतम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो Mg2+ बनता है, मैग्नीशियम का आयन बनता है। अब इस मैग्नीशियम आयन के अंदर 2 और 8 है वो इलेक्ट्रॉन है, यानी बाह्यतम कोष से 2 इलेक्ट्रॉन हट गए। तो अपन ये देख रहे हैं कि जब किसी तत्व में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनायन बनता है। इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन निष्कासन पर, इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धनायन बनता है, निकलने पर धनायन का निर्माण होता है, धनायन का निर्माण हो रहा है, अपन ये देख रहे हैं। अब ठीक इसी प्रकार से अपन अगला पढ़ते हैं। ये मैंने लिखा है Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Fe3+ बना, यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब धनावेश में वृद्धि हुई। धनावेश में क्या हुई, वृद्धि। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ धनावेश में वृद्धि, धनावेश में वृद्धि हुई। यानी कि जब किसी अभिक्रिया के अंदर, तत्वों में, अणु में, आयन में जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तब उसके धनावेश में क्या आएगी, वृद्धि होगी, धनावेश में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर Fe2+ है, यहाँ पर Fe3+, तो Fe2+ से Fe3+ में इसका ऑक्सीकरण हुआ है। अपन ये पढ़ रहे हैं। फिर अपन आगे देखते हैं कि जैसे क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है Cl-, इसमें से आप देख रहे हैं कि ये क्लोरीन बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। क्लोराइड आयन से क्या बन रहा है, क्लोराइड आयन से क्लोरीन बन रहा है, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस पर ऋणावेश है, क्या है, ऋणावेश। तो यहाँ पर ऋणावेश में कमी आई है। तो ऋणावेश में कमी कब आएगी, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऋणावेश में क्या आएगी, कमी आएगी, ऋणावेश में कमी। तो साथियों अपन यहाँ देख रहे हैं कि जब किसी तत्व में, किसी अणु में, किसी आयन में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर क्या होगा, पहली बात तो धनायन का निर्माण होगा, यानी धनायन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रह जाएगी और नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं उसको अपन नहीं निकाल सकते हैं, वो तो परमानेंट ही रहते हैं। प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने पर धनायन का निर्माण होगा या ये देख रहे हैं आप धनायन का निर्माण हो रहा है या धनावेश में वृद्धि होगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि Fe2+ से Fe3+ बना, यहाँ धनावेश में वृद्धि हो रही है। फिर तीसरी बात कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऋणावेश में कमी आएगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऋणायन है, क्लोराइड ऋणायन है और यहाँ पर ऋणावेश में कमी आ रही है। तो साथियों ऑक्सीकरण कैसे होगा, जब किसी तत्व में, किसी अणु में, किसी आयन में जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब धनायन का निर्माण होगा या धनावेश में वृद्धि होगी या ऋणावेश में कमी होगी, तो होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा, तो होगा ऑक्सीकरण होगा। तो ये ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण।
फिर अपन पढ़ते हैं अगला कि ऑप्शन कैसे होता है। तो अपन ने पढ़ा किसी तत्व के अंदर, किसी अणु के अंदर, किसी आयन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है तो होता है ऑक्सीकरण। और अगर किसी तत्व, किसी अणु, किसी आयन में इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है, तब होता है अपचयन। अब आप यहाँ देखिए, ये क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये भी जो उदासीन परमाणु है अपना स्थायी विन्यास धारण करने का प्रयास करता है। तो नज़दीक वाली उत्कृष्ट गैस है उसका विन्यास धारण करने का प्रयास करता है। तो इसको बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 8 होने के लिए एक और चाहिए, या तो 7 त्याग दे या 1 ग्रहण करे। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधिक आसान है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन से ये क्लोराइड आयन बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऋणावेश में वृद्धि हुई, ऋणावेश बढ़ा है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि Fe3+ में जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है तो Fe2+ बना। तो Fe3+ से Fe2+ बना, यानी कि धनावेश में कमी आई। क्या आई? धनावेश में कमी आई। तो मैं लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर या इलेक्ट्रॉन का योग होने पर होता अपचयन है। तो क्या होगा? पहली बात तो ये होगी कि उस पर ऋणावेश में वृद्धि होगी, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Fe3+ से Fe2+ बना, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर Fe3+ यानी कि इस पर धनावेश 3 है और यहाँ पर धनावेश कितना है? 2 है। तो धनावेश में कमी आई। तो दूसरी बात हो जाएगी धनावेश में कमी। फिर अपन आगे देखते हैं, ये है परमैंगनेट आयन, ये मैग्नेट आयन है। इसमें आप देख रहे हैं एक ऋणावेश है इस पर और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये बनता है MnO4 2-, ये बनता है परमैंगनेट। तो आप देख रहे हैं ऋणावेश में वृद्धि हो रही है, ऋणावेश में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यहाँ पर ऋणायन बन रहा था, तो एक तो मैंने लिखा ऋणावेश में वृद्धि, और क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के योग होने पर ऋणायन बनेगा, ऋणायन का निर्माण। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें कि Mg2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, तब Mg2+ से Mg बना है। यानी इसमें है, आप देख रहे हैं Mg2+ यानी कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हैं और Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका है 2, 8, 2, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं। तब क्या हुआ? धनावेश में कमी आई है। धनावेश में क्या आई है? कमी। ये धनावेश में कमी आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन का योग होने पर क्या होगा? या तो ऋणायन का निर्माण होगा, या ऋणावेश में वृद्धि होगी, या धनावेश में कमी होगी। तो क्या होगा? तो साथियों मित्रों, तो अपचयन होगा, अपचयन, रिडक्शन, अपचयन। तो साथियों इस प्रकार से किसी भी तत्व, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन के निकलने के आधार पर या इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के आधार पर ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है। यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग समझाया है। अब मैं एक अभिक्रिया के माध्यम से आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं को साथ साथ किस प्रकार से होता है ऑक्सीकरण अपचयन, वो मैं समझाऊंगा। साथियों तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। साथियों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन अब आगे बढ़ते हैं।
और इस अभिक्रिया को विस्तृत प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ यहाँ पर। चलो इसको भी साफ कर देते हैं। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल टू ZnSO4 प्लस कॉपर। ये एक अभिक्रिया है। इसमें अपन ये जानने का प्रयास करेंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि जिंक से बना है जिंक सल्फेट। जिंक से क्या बना है? जिंक सल्फेट बना है। और कॉपर सल्फेट से क्या बना है? कॉपर बना है। तो इसको अपन यूँ समझने का प्रयास करते हैं कि जब ये जिंक है Zn है और इससे क्या बना। अब इसमें आपको पता करना है कि जिंक सल्फेट में जिंक की कौन सी अवस्था है, यानी जिंक पर कितना आवेश है। तो अपन जानते हैं कि जब सूत्र बनते हैं, फॉर्मूले बनते हैं, तो एक धनायन से बनता है और एक ऋणायन से बनता है। तो इसमें है Zn2+ आयन, यानी इसमें कौन कौन सा आयन है? Zn2+ आयन है। तो यहाँ जिंक से Zn2+ बना। क्या बना? Zn2+, यानी कि आप देख रहे हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने पर अपन देख रहे हैं धनायन का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं धनायन बन रहा है। तो इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या धनायन में वृद्धि होती है, धनावेश में वृद्धि होती है, तो ऑक्सीकरण होता है। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हुआ? ऑक्सीकरण। साथियों इसको एक बार वापिस समझ लें कि ये आप देखें उदासीन परमाणु जिंक का है और यहाँ पर जिंक पर आवेश आ गया है, यानी धनावेश में वृद्धि हुई है। तो धनावेश में वृद्धि कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन के निकलने पर। तब क्या होगा? तब होगा ऑक्सीकरण। तो जिंक का जिंक सल्फेट में हुआ है ऑक्सीकरण। अब अपन ये देखते हैं कॉपर सल्फेट से कॉपर बना। तो कॉपर सल्फेट में अपन देखते हैं कि कॉपर सल्फेट में कॉपर पर कौन सी अवस्था है? कॉपर पर कौन सी अवस्था है? तो अपन ये जानते हैं कॉपर सल्फेट में कॉपर पर Cu2+ आवेश है। कितना है? Cu2+ आवेश है। कॉपर सल्फेट में Cu2+ आवेश है। इससे क्या बना? इससे बन गया कॉपर, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तभी तो Cu बना है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का योग होने पर क्या होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आवेश थे, अब इसमें कोई आवेश नहीं है, यानी धनावेश में कमी आ रही है। धनावेश में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। अपचयन। तो कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हुआ। तो साथियों इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि दोनों अभिक्रियाएं जो ऑक्सीकरण है और अपचयन दोनों साथ साथ हो रही है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण, कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आपको एक और अभिक्रिया के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब अपन एक और अभिक्रिया के माध्यम से ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक अभिक्रिया में किस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू
जिंक प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से क्या बना, जिंक बना, कार्बन से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो साथियों इसमें अपन पता करेंगे कि जिंक ऑक्साइड से जिंक बना है तब क्या हो रहा है। तो अपन जानेंगे कि जिंक ऑक्साइड में जिंक, यहाँ पर जिंक पर 2 आवेश है, जिंक पर कितना आवेश है, 2 है, Zn2 प्लस से क्या बनेगा, जिंक बनेगा। क्या बनेगा, जिंक बनेगा, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़े हैं। तो अपन ये जानते हैं जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन का योग होने पर क्या होगा, धनावेश में कमी आएगी, यानी इसका अपचयन हुआ। जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हुआ, अपचयन हुआ। क्या हुआ, अपचयन। इलेक्ट्रॉन जब जुड़ते हैं, योग होता है, तब धनावेश में कमी आ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर धनावेश कितना है, 2 है, यहाँ पर आवेश नहीं है, यानी उदासीन है, तो इसका अपचयन हुआ। जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हुआ। अब आप देख रहे हैं ये कार्बन है, कार्बन के साथ में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। अपन ही जानते हैं किसी भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, तो कार्बन का यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण, तो साथियों आप देख सकते हैं कि एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है। तो साथियों जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचाय कहते हैं और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे चलिए साथियों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर में अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों अब अपन ये समझने का प्रयास करते हैं कि ऑक्सीकारक और अपचाय क्या होते हैं। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है, यानी जिस पदार्थ का अपचयन होगा, उसे अपन ऑक्सीकारक आएंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है, तो जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है। और अपचाय क्या है, अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलने पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचाय की भांति व्यवहार करता है। तो कार्बन यहाँ पर क्या है, अपचायक है। मित्रों मैंने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया पर 2 वीडियो बनाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो देखकर आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपकी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें ताकि मैं इस पर और सुधार कर सकूं। आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, आप खुद लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन भी दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।